पीछे वहां से वजीराबाद का जो यमुना नदी का पानी है वो बहता हुआ आ रहा है, और इधर आप देखेंगे तो ये यहाँ नाले का पानी जो है वो यहाँ मिल रहा है, और यहीं से शुरुआत हो जाती है यमुना के गंदे होने की। वहां के पानी को आपने अपनी आंखों से देखा, अब जरा यहाँ के पानी को आप अपने आंखों से देखिए और आप खुद ही अंतर कर पाएंगे कि यहाँ स्तर क्या है। अगर आप इसको उससे तुलना करेंगे तो ये पानी आपको इसमें छोटे छोटे पार्टिकल भी दिखने शुरू हो जाएंगे, यानी यहाँ से ही जो ये पानी है वो गंदा होना शुरू हो जाता है, यानी ये यमुना नाले में बदलनी शुरू हो जाती है। नजफगढ़ का जो नाला है उसे कभी साहिबी नदी कहा जाता था, मगर प्रदूषण की मार ने उसे नाला बना दिया जो यमुना में मिलकर यमुना को दूषित करता है। यमुना की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है, और जहां मैं मौजूद हूँ ये बैराज, ये वजीराबाद बैराज से ओखला बैराज तक करीब 22 किलोमीटर का यह स्ट्रेच पड़ता है, यानी आप कुल लंबाई यमुना की देखिए तो 2% से भी कम हिस्सा यहाँ पर आता है। लेकिन अगर प्रदूषण के लिहाज से आप देखेंगे तो इस 22 किलोमीटर में यमुना 80% अपनी गंदी हो जाती है। यमुना में प्रदूषण कोई एक दिन में नहीं बढ़ा, लेकिन इससे ऐसे समझा जा सकता है कि सबसे पहले नदी के पानी का स्वाद बदला और धीरे धीरे खारा होता गया। तटीय इलाकों में दूषित और रसायन युक्त जल जनित बीमारियों की शुरुआत 60 के दशक में हो चुकी थी, लेकिन पहली बार इस पर गंभीर वैज्ञानिक अध्ययन और आधिकारिक रिपोर्ट 1970 के दशक में सामने आई थी। 1977 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना के बाद यमुना के जल की गुणवत्ता को लेकर नियमित जांच शुरू हुई, क्योंकि इस दौरान यमुना में बढ़ता प्रदूषण सामने आ चुका था और इसके दुष्परिणाम भी दिखने लगे थे। छठ का कार्यक्रम रहता है तब तो बहुत ज्यादा झाग, ये झाग की वजह क्या है और इससे कैसे निजात पा सकते हैं? क्या ये मतलब मानक और ज्यादा पानी के खराब हो जाते हैं इसलिए झाग आता है, या वो मौसम से लेना देना है? जो झाग आता है बेसिकली किस लिए, जब जो हाउसेस में जो डिटर्जेंट्स यूज होते हैं, अच्छा उसका है, और जो सोप्स यूज करते हैं, अच्छा, उससे झाग, उसके अंदर फॉस्फेट्स और सल्फेट्स, हम शैम्पूज यूज करते हैं उसके अंदर होता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि मतलब मैं अगर शुरू से अगर थोड़ा सा आपको ब्रीफ दूं, वजीराबाद पे जैसे यमुना एंटर करती है वहां से पानी जो है हारदोई या नांगलोई वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे भेजा जाता है, जो कि हमारे पीने के लिए इस्तेमाल होता है। वहां से पानी जो है पीने वाला खत्म कर दिया जाता है, और नजफगढ़ ड्रेन जो कि पूरा वेस्ट दिल्ली का जो सारा वेस्ट वाटर ला रही है, लगभग 70% पोल्यूशन लोड जो है वहां पे एंटर कर जाता है यमुना में। यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर साल 1986 में 4 शोधकर्ताओं ने जांच के आधार पर रिसर्च पेपर जारी किया था। इस रिसर्च पेपर में सामने आया कि 1978 में जब दिल्ली में यमुना नदी के 4 विभिन्न स्थलों से पानी के सैंपल लिए गए थे, तब इसमें टीडीटी की भारी मात्रा पाई गई थी। हमने अपना ही भाग्य अपने हाथ से खराब कर लिया। देखिए, मैं तो इतिहासकार हूँ, और तो मैं आपको बताऊं कि जब ये लाल किला बनाया गया था तो नदी वो पूरा एक मोड़ ले गई। हाँ, तो नदी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, और दूसरा कि एक नहर बिश थी जो करनाल से यमुना नदी को डाइवर्ट करके, क्योंकि लाल किला जो है वो ऊपर प्लेटफॉर्म पर था, हायर एलिवेशन पर था, तो वहां से उस करनाल से लेकर आया गया था नदी को, ताकि उस पानी को इस्तेमाल कर सके। तो यमुना को तो, और मैंने तो स्कूल में जब पढ़ाई की है इसी जगह पर, तो हमने तो यमुना को लाल किले के दीवार तक देखा है। वो और चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो हमें करना चाहिए और सरकारों को करना चाहिए। एफर्ट बहुत ज्यादा लगेंगे। एक तो पैरेलल लाइंस क्रिएट करनी पड़ेगी। जो हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट करते हैं तो वो तो बहुत जरूरी है ही, लेकिन उसके अलावा जो सीवेज से जो एक्स्ट्रा जो एक्सक्रीटा जो निकलता है ना, उसके बाद जो सरप्लस वाटर होता है वो हम सीवेज प्लांट से निकालते हैं, सीवेज पाइप से निकालते हैं। लेकिन हमें एक पैरेलल रन ऑफ के लिए भी रखना पड़ेगा पाइपलाइन। क्या होता है कि जो रन ऑफ का पानी होता है, बारिश का पानी आता है, वो भी सब उसी में जाता है, और वो अल्टीमेटली क्या करता है कि वो जो बारिश का पानी, जो स्वच्छ पानी है, उसको भी पॉल्यूट कर देता है, और वो अल्टीमेटली जाकर वो तो आप ट्रीट नहीं करते हैं जब बारिश होती है और वो जाके पानी मिलता है उस पाइप। साल 2010 में एक रिसर्च पेपर आया था। इस रिसर्च पेपर में बताया गया कि यमुना का पानी इसमें रहने वाली मछलियों के लिए जानलेवा हो गया है। जब सिकंदरा में हजारों मरी हुई मछलियां पाई गई, इसके बाद बटेश्वर तक कई इलाकों से इसी तरह की घटनाएं सामने आती रही। हर साल
दौरान यमुना में मछलियों के मरने की खबरें आती रही। यमुना को लेकर बहुत पुरानी बात करने की जरूरत नहीं है। साल 2020 से साल 2024 सिर्फ बीते 4 साल में नदी को इतना प्रदूषित किया गया है कि ये बीते 20 साल की बढ़ोतरी के बराबर है। फेकल कोलिफॉर्म का स्तर पिछले 4 वर्षों में सबसे अधिक है। ये प्रदूषण पानी में मल मूत्र मिलने से होता है। इससे साफ है कि नदी में अनट्रीटेड सीवेज गिर रहा है। तो एसटीपीज को नई टेक्नोलॉजी के साथ हम स्टैब्लिश कर रहे हैं। दूसरा कि हम उसको डिसेंट्रलाइज करें, लोकल एरिया में भी हम एसटीपीज लगाएं। तीसरा मतलब जहां से भी यमुना में पानी आ रहा है सबको ट्रीट करने की जरूरत है। जो क्योंकि बहुत सारी ऐसे इलाके हैं जैसे बस्तियां हैं, उन बस्तियों के पास से जो पानी निकलता है उसको हम ट्रीट नहीं करते हैं। तीसरा कि हमें पैरेलल लाइंस बनानी पड़ेगी। जो डिफिकेशन के बाद का जो पानी निकलता है उसके लिए पाइपलाइन अलग होनी चाहिए और जो स्टॉर्म वाटर है उसके लिए अलग पाइपलाइन होनी चाहिए। चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जो विंग्स है, यमुना का जो विंग है उसमें जो इंक्रोचमेंट हुई है ओवर द इयर्स, उसको स्ट्रॉन्ग मेजर्स के साथ उसको हटाना चाहिए और हमें वहाँ पर ग्रीनिंग करनी चाहिए, वहाँ पर ट्रीज लगाने चाहिए, वेटलैंड क्रिएट करना चाहिए। यमुना में प्रदूषण के कारण एक और बड़ी समस्या देखी जाती है, वो है झाग बनने की समस्या। बारिश के बाद ये सीजन और सर्दियों की शुरुआत से पहले के महीनों में हर साल ये नजारा आम है। छठ के दौरान व्रतियों को इसी दूषित यमुना में त्योहार मनाना पड़ता है, जिस पर जमकर राजनीति भी होती है। यमुना धर्म से जुड़ा मुद्दा है और अब यमुना राजनीति से जुड़ा मुद्दा भी हो गया और राजनीति सबसे ज्यादा यहाँ उभरती है जब छठ का टाइम आता है। छठ में कई महिलाएं यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाती नजर आती हैं, इस बात से अनजान होकर कि इस पानी में, इस यमुना जी में डुबकी लगाकर उनकी तबीयत खराब हो सकती है, उन्हें त्वचा के रोग हो सकते हैं, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। यमुना के गंदे होने से सबसे भीषण मार उन लोगों पर पड़ी है जिनके लिए यमुना जीने का जतन है, जो यमुना में नाव चलाते हैं या फिर यमुना के सामने फूल बेचते हैं। यमुना के गंदा होने से यमुना के पास रहने वाले भी बेहद परेशान होते हैं। उनके घरों में गंदा पानी आता है और बीमारियों का डेरा रहता है। पहले निर्मल जल होता था, इसी जल से हम खाना बनाते थे, इसी जल में हम पूजा पाठ करना, आचमन करना, और आज स्थिति ये होगी कि आचमन के लायक भी नहीं है कि एक बूंद मुंह में डाल लें, ऐसा भी जल नहीं है। पहले जल बहुत साफ था। अब तो यूज ही नहीं होता, पहले पानी यूज करते थे क्योंकि पहले साफ पानी आता था। ये कब की बात है? हम तो करीब 20 साल पहले पानी बिल्कुल सही लगता था हमें एकदम। ये नहाने थे लोग, वहाँ नहाते थे, यहीं पर जो रहने वाले पहले जमुना जी में ही नहाया करते थे। लेकिन अब तो पानी वैसा हो गया है, नाले चल गए ना, तो पानी गंदा आता है और शाम के टाइम तो इसमें, गर्मियों के टाइम बदबू आने लगती है। यमुना कई तरह से प्रदूषित हो रही है। इसमें पहला और बड़ा कारण तो अनट्रीटेड सीवेज है। वही यमुना में प्रवेश करने वाले पानी का लगभग 2/3 हिस्सा ऐसा ही प्रदूषित है, यानी प्रतिदिन लगभग 2 अरब लीटर अनट्रीटेड वाटर। ये गंदा जल सर्फेक्टेंट से भरा होता है और ये केमिकल आमतौर पर डिटर्जेंट और औद्योगिक उत्सर्जन में पाए जाते हैं। सर्फेक्टेंट में पानी के सतही तनाव को कम करने का अनूठा गुण होता है जो झाग बनने में मदद करता है। यमुना में जो प्रदूषण है उसके कई कारण हैं। उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि सही ढंग से ट्रीट नहीं होता वो गिरता है, ये एक वजह है। यहाँ नाले जिनकी संख्या भी अभी एक तरीके से कहिए निर्धारित ही नहीं है कि कितने छोटे बड़े नाले जो हैं वो बिना ट्रीट हुए इसी यमुना में गिरते हैं, जिससे गंदा बनाते हैं। वहीं अगर आप ट्रीटमेंट प्लांट की बात कीजिए तो 37 ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जिनमें से 17 ही तय मानकों के साथ काम करते हैं। इसके साथ ही धर्म से भी इसको अगर आप जोड़कर देखें तो कई बार मूर्ति विसर्जन, इस तरीके की जो क्रियाएं होती हैं वो भी यमुना को प्रदूषित करती हैं। दिल्ली में पीने के पानी की किल्लत जो हर साल सामने आती है, उसकी भी एक बड़ी वजह यमुना नदी का प्रदूषण है। हर साल यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ने की खबरें सामने आती हैं। यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने से कई बार पानी की आपूर्ति बंद करनी पड़ती है।
ऐसी अच्छी जमुना देखी कि हम दाल बनाते थे तो जमुना जी के पानी में पहले टूटी का पानी नहीं था, तो हम जमुना जी के पानी में दाल बनाते थे, नहाते थे, सारे काम करते थे। बहुत सुंदर जमुना देखी हमने, लेकिन अब जैसी नहीं देखी। तो आपको कब से ये खराब होनी शुरू हो गई और आज की स्थिति कैसी है? कोई 25 साल से ज्यादा खराब हुई है, 25 साल से ज्यादा खराब हुई है। उससे पहले जमुना मैया बहुत अच्छी थी। और अब तो ये कंडीशन है कि जैसे जैसे गर्मी आएगी वैसे वैसे 4 बजे नाले खुलेंगे इसमें, तो इतना भभका, इतनी बदबू आती है कि यहाँ पे रुकना मुश्किल हो जाता है, दरवाजे बंद कर करके बैठना पड़ता है हमें। भारतीय मानक ब्यूरो के मुताबिक पीने के पानी में अमोनिया की मात्रा 0.5 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यमुना में अमोनिया का स्तर कई बार 8 ppm तक पहुंच जाता है। दिल्ली जल बोर्ड के पास पानी साफ करने की क्षमता 0.9 ppm तक ही है। यमुना में अमोनिया का हाई लेवल पानी में ज्यादा औद्योगिक लोड या सीवेज का संकेत है। यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ने की वजह से चंद्रावल, सोनिया विहार और वजीराबाद प्लांट में पानी का उत्पादन बाधित हो जाता है। यमुना को साफ करने के प्रयास कई बार किए गए हैं। सरकारी धन की भी बड़ी राशि खर्च हुई है, लेकिन किसी भी प्रयास का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इसकी शुरुआत करें तो यमुना नदी की दशा सुधारने के लिए 1993 में यमुना एक्शन प्लान बनाया गया। इस योजना के तहत 25 वर्षों के दौरान 1514 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए। बात अगर दिल्ली सरकार की करें तो यमुना की सफाई के लिए 2018 से 2021 के बीच करीब 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। कागजों पर तो इस नदी की हालत सुधरने को इतना पैसा खर्च हो चुका है जिसका कोई जोड़ नहीं है, लेकिन नदी की हालत कितनी सुधरी, ये सवाल सरकारी तंत्र और उसकी ईमानदार कोशिश की सच्चाई की चुगली करता है। से अभी तक दिल्ली सरकार ने 6800 करोड़ रुपए यमुना की सफाई पर खर्च किए। केंद्र ने भी 8000 करोड़ देने का दावा किया और सरकार से सवाल भी पूछे। ओखला में अगर हम गंदगी का स्तर देखें तो 1200 ये दर था प्रदूषण का, जो कि आज की डेट में 35 लाख को पार कर गया है। यमुना एक्शन प्लान अगर बने और 2 चरण बने और उसके बाद भी यमुना की स्थिति यही है, तो सवाल फिर यही खड़ा होता है कि जो करना चाहिए वो हुआ नहीं। 2017 से करोड़ों खर्च हुए, जो करना चाहिए वो हुआ नहीं। यमुना को साफ करने के लिए खर्च रुपए और प्लान की बात करें तो यमुना एक्शन प्लान को अप्रैल 2013